नमस्कार दोस्तों हिस्टोरिकली तो हम सबको पता है कि जो रुपी है वो लगातार डेप्रिशिएट होता रहता है। स्पेशली 1991 में जब हमने अपने इकोनॉमी को फ्री किया और मार्केट के ऊपर छोड़ दिया, उसके बाद से रुपी में लगातार साल दर साल जो है डेप्रिसिएशन होता रहता है। लेकिन 100 के करीब ये पहुंच जाएगा, ये तो मुझे अभी भी अंदाज़ा नहीं था। मतलब मैं भी सोचा था कि हाँ अभी टाइम लगेगा, 5-7 साल 10 साल लग सकता है, लेकिन जिस तरीके से ये अब गिरा है और इसके कई कारण है जो हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। अब चर्चा यहाँ पर यही हो रही है कि क्या अब ये 100 टच कर जाएगा, क्या इसको क्रॉस कर जाएगा। और देखो साइकोलॉजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क होता है कि सेंचुरी लगाना, 100 पार करना, इसकी वजह से मार्केट में और ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो सकता है। इसीलिए आप देखोगे जो ग्लोबल फंड्स हैं उन्होंने ऑलरेडी वार्निंग दे दी है रुपी के फ्री फॉल को लेकर। तो इसको हम डिटेल में आज चर्चा करेंगे वीडियो के अंदर कि आखिरकार इसके गिरने का कारण क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा ओवरऑल पर्सपेक्टिव से इकोनॉमी के ऊपर। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 2027 का बैच हो या फिर 2028, हर एक बैच अवेलेबल है जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलता है, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, आप इस पर कॉल करिए एंड यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 100 रुपी पर डॉलर, इसका मतलब क्या है। सिंपल सी बात है कि एक समय था जब $1.50 हुआ करता था, $1.80 हुआ करता था, और फिर उसके बाद $1.90 क्रॉस किया और अब 100 हो सकता है। मतलब रुपी की जो परचेजिंग पावर है वो लगातार गिरते जा रही है। मतलब पहले आपके पास 50 रुपये होता था तो उसके बदले आप $1 ले सकते थे, लेकिन अब आपके पास ऑलमोस्ट 96-97 रुपीज़ होना चाहिए $1 को लेने के लिए। मतलब इसकी जो परचेजिंग पावर है वो यहाँ पर लगातार गिरी है। एंड इंडिया नीड्स मोर रुपीज टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है। मैं आपको रुपी का कारण बताऊंगा आगे, लेकिन डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है इसको समझिए। देखिए जो करंट ग्लोबल सिचुएशन है उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो बेसिकली सेफ्टी की तरफ भाग रहे हैं। जब भी दुनिया में अनस्टेबिलिटी आती है, अभी आप देख ही रहे हो वॉर चल रही है, ऑयल प्राइसेस किस तरह से बढ़े हैं, अनसर्टेनिटी लगातार ग्रो हो रही है, तो इन्वेस्टर्स यूजुअली क्या करते हैं, अपने मनी को सेफ जगह लगाते हैं। यूएस डॉलर हो गया, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स हो गए, अमेरिकन फाइनेंशियल एसेट्स हो गए, क्योंकि दुनिया के इन्वेस्टर्स को अमेरिका के ऊपर भरोसा है कि भाई इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, ये खराब नहीं होगी, ये गिरेगी नहीं। मतलब मान लीजिए अगर आप कहीं पर पैसा लगा रहे हो, आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि भाई आपका पैसा डूबे नहीं, आपको वो रिटर्न मिल जाए। तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को अगर आपको दो चॉइस दिया जाए कि भारत में भी आपको वही रिटर्न मिल रहा है, अमेरिका में भी वही रिटर्न मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो अमेरिका की इकोनॉमी पर ज़्यादा विश्वास करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझना है कि डॉलर की डिमांड क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जितना भी फॉरेक्स रिजर्व आप देखोगे, जैसे आरबीआई का भी फॉरेक्स रिजर्व है, हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $600 बिलियन से ज़्यादा का है, तो उसमें मैक्सिमम हम डॉलर में रखते हैं ना उसको। 58-60% आपका फॉरेक्स रिजर्व डॉलर के टर्म में होता है। ज़्यादातर जो ऑयल ट्रेड है वो डॉलर में किया जाता है। ग्लोबल डेट मार्केट अगर आप देखोगे वो भी डॉलर सेंट्रिक है। मतलब क्राइसिस के समय एवरीबॉडी वांट्स डॉलर, हर किसी को डॉलर ही चाहिए। लेकिन देखो अब बात यह है कि डॉलर मजबूत हो रहा है, वो बात ठीक है, तो ये तो सबके लिए लागू होना चाहिए, चाइना के लिए भी, रशिया के लिए भी, ईरान के लिए भी, अफ्रीकन कंट्रीज के लिए भी, हर किसी के लिए लागू होना चाहिए। चलो बात सही है। तो क्वेश्चन ये है कि फिर भारत इतना ज़्यादा वल्नरेबल क्यों है, हमारी करेंसी इतनी ज़्यादा क्यों डेप्रिशिएट हुई है। और अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 12 साल में सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यू हुई है भारत की करेंसी। तो प्रॉब्लम यह है कि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, स्पेशली एनर्जी। क्रूड ऑयल मंगाते हैं, एलएनजी मंगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, डिफेंस इक्विपमेंट, गोल्ड, फर्टिलाइजर, हर एक चीज़। एंड ज़्यादातर ये हम किस में पे करते हैं, डॉलर में पे करते हैं, और इसी की वजह से डॉलर की डिमांड काफ़ी रहती है। अब इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है क्रूड ऑयल का। मतलब 85% क्रूड ऑयल हमारा नीड, इनफैक्ट 90% आज के डेट में हो गया है, वो हम इंपोर्ट कराते हैं। और इसीलिए अगर आप देखोगे अभी पीएम मोदी ने भी रिसेंटली बोल दिया था पूरे देशवासियों को कि भाई देखिए जितना कोशिश करिए उतना पेट्रोल डीजल कम खर्च करिए, गोल्ड की परचेजिंग मत करिए। तो उसका कारण वही है कि ये सारी चीज़ें हम डॉलर में पे करते हैं। ऑयल कैसे इंपैक्ट करता है, जैसे मान लो अगर भारत 5 मिलियन बैरल्स पर डे अगर हम ऑयल मंगाते हैं, तो पहले अगर मान लो ऑयल का दाम हुआ करता था $75, अब तो आप सब जान रहे हो क्या हो गया, $100 के ऊपर ही चल रहा है। कब ये नीचे आएगा क्या होगा कुछ पता नहीं, कब ये 110 चला जाता है, 115 चला जाता है, फिर ये 100 आ जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ट्रंप और ईरान का चलता ही जा रहा है, उसमें कुछ ज़्यादा आप कर नहीं पाओगे।
तो बात यह है यहाँ पर कि जो चीज़ आपको $75 में मिलती थी, अब आपको उसके लिए $110 $100 पे करना पड़ा है। मतलब भारत को तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा ना, मतलब वही ऑयल खरीदने के लिए, वही सेम क्वांटिटी ऑयल खरीदने के लिए हमारा डॉलर ज़्यादा खर्च हो रहा है। डॉलर ज़्यादा खर्च होने का मतलब क्या है? डिमांड डॉलर की बढ़ रही है। यहाँ पर हमें रुपी बेचना पड़ता है, उसको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, एंड इसकी वजह से रुपी डेप्रिशिएट हो जाता है। फिर दूसरा यहाँ पर एक और चीज़ समझिए, पेट्रो डॉलर का मैकेनिज्म। भारत ने काफ़ी कोशिश की रशिया से, सऊदी अरब, यूएई से, कि लोकल करेंसी, आपस के करेंसीज में कुछ ट्रेड किया जाए, कितना भी आप कर लो, लेकिन ले दे के जो पूरा क्रूड ऑयल का मार्केट है ना, वो पेट्रो डॉलर मैकेनिज्म पर वर्क करता है। पेट्रो डॉलर का सिंपल अर्थ ये हुआ कि कोई भी ऑयल अगर बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा, तो वो डॉलर के टर्म में होगा, ना कि किसी और करेंसी में। और ये आपका 1970s से ही चलता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने प्रेशर बनाया हुआ है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि जब भी कोई ऑयल शॉक आएगा, तो आपको डॉलर डिमांड शॉक भी देखने को मिलेगा। अब इसका कारण क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, समझिए। करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट आई एम श्योर आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा। इसका सिंपल अर्थ यह है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। मतलब जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मान लो अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं 1000 रुपये के गुड्स और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 1500 रुपये, तो तब तो चलो भाई ठीक है बात, यहाँ पर हमारा 500 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, बच रहा है, मतलब भारत में ज़्यादा आ रहा है। लेकिन वही अगर उल्टा सिनेरियो ले लो, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं 1500 रुपये का और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर 1000 रुपये बस, ठीक है, तो $500। अब भारत के साथ प्रॉब्लम यह है कि हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट उतना गुड्स कर नहीं पाते। यहाँ पर आप देख सकते हो करंट अकाउंट डेफिसिट मायने इसीलिए रखता है क्योंकि यहाँ पर गैप आ जाता है। अब वो गैप को कैसे फिल करोगे? तो भारत क्या करता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर, एफडीआई के ऊपर, रेमिटेंसेस के ऊपर, एक्सटर्नल लोन के ऊपर, इन सब के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। लेकिन इमेजिन करो अगर ये भी स्लो है तो आप क्या करोगे? और यही सबसे डेंजरस सिचुएशन अभी हो गई है इकोनॉमी के लिए। डेंजरस सिचुएशन क्या है? एक तरफ ऑयल इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक तरफ हमारा इंपोर्ट बाकी चीज़ों में बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वजह से डॉलर की डिमांड ज़्यादा हो रही है। और दूसरी तरफ जो हमें पहले डॉलर मिलता था, वो मिलने के बजाय उल्टा भारत से भाग रहा है। मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, जो डॉलर लेकर आते थे भारत में, जिससे हमें रिलीफ मिल जाता था, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा क्या कर सकते हैं, ऑयल मंगाना ही है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा लाते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो उन्होंने जितना पैसा भारत में लगाया हुआ था उसी को वो वापस ले जा रहे हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस इम्बैलेंस है। आई होप आप ये समझ पा रहे हो। अब क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि ये फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा क्यों ले जा रहे हो? देखो अगेन वही चीज हो गई कि जब भी एफआईआई स्टॉक्स को बेचते हैं, अब स्टॉक मार्केट का भी हाल आप सब जान ही रहे हो पिछले कुछ समय से क्या हुआ है। तो जब भी उन्होंने, क्योंकि पहले उन्होंने पैसा लगाया स्टॉक मार्केट में, अब उनको डर लग रहा है कि भाई भारत का स्टॉक मार्केट उतना रिटर्न नहीं देगा, उतना प्रॉफिट नहीं आएगा, लॉस हो सकता है, तो वो यहाँ पर अपने स्टॉक्स को बेच रहे हैं। तो जब वो अपने स्टॉक्स को बेचते हैं तो उनसे क्या मिलता है? भारत में उन्होंने बेचा ना, तो भारत में उनको रुपी मिला। अब वो अमेरिका वाला इन्वेस्टर है, वो रुपी तो ले नहीं जाएगा, पहले वो भारत में रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करेगा और फिर वो डॉलर ले जाएगा। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रुपी की सेलिंग हो रही है और डॉलर का बाइंग प्रेशर काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, जितने भी स्ट्रांग इकोनॉमीज आप देखोगे, जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो यहाँ पर कैपिटल एग्जिट देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पर अगेन आप देख सकते हो जो एफआईआईज हैं वो इसलिए भी छोड़ रहे हैं क्योंकि यूएस इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है। यूएस इंटरेस्ट रेट मतलब कि अब क्या हुआ है कि पहले यूएस इंटरेस्ट काफ़ी नीचे चल रहा था, तो अब मान लीजिए जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था शुरुआत में कि एक तरफ भारत है, भारत में मान लो आपको 6% रिटर्न मिल रहा है और अमेरिका में 4% मिल रहा है, तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, मान लो 2% का फर्क है। तो जो इन्वेस्टर है वो लगेगा कि भाई चलो मुझे 4% का मिल रहा है अमेरिका में, लेकिन कम से कम मैं वो सेफ तो रहूँगा, मैं रिस्क क्यों लूँ भारत को लेकर। तो यही चीज़ है, भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, यहाँ से कैपिटल जाने लगता है क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी मिल जा रही है अमेरिका जैसे देशों में। और स्पेशली वॉर और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो चली रही है, यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यहाँ पर डर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो रिस्कियर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाह रहे, भारत, ब्राज़ील इस तरह के देशों में जाना नहीं चाह रहे। इमर्जिंग मार्केट इसकी वजह से सफ़र करती हैं, करेंसीज वीक हो जाती हैं, स्टॉक मार्केट फॉल हो जाता है। और एक और चीज़ समझिए, प्रॉफिट बुकिंग। मैंने आपको बताया ना कि पहले अभी तक इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगाया भारत के अंदर, अब उनको लग रहा है कि भाई यहाँ पर रिटर्न उतना मिलेगा नहीं, तो वो शेयर्स को बेच रहे हैं और यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये 100 का ही क्यों? क्योंकि मान लीजिए अभी जो डॉलर है, आप देखो पिछले 1-2 साल पहले आपका 80 चल रहा था, 85 चल रहा था, फिर ये 90 क्रॉस हुआ, 90 पर भी काफ़ी चर्चा हुई थी, लेकिन अभी ये 100 पहुँचा भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा क्यों चर्चा हो रही है? देखो साइकोलॉजिकली ये बहुत मायने रखता है। आप कोई भी देख लो, चाहे वो बिटकॉइन की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, हर किसी का अपना अपना पड़ा हुआ है। $100,000, 1 लाख,
जो है सेंसेक्स कब क्रॉस करेगा, करेगा नहीं करेगा, गोल्ड $3,000, रुपी। और इसीलिए यहाँ पर 100 क्या होता है ना, इमोशनल रिएक्शन आता है, इससे पैनिक आता है, स्पेकुलेटिव मूवमेंट हो जाता है। मतलब जो ट्रेडर्स हैं वो पैनिक में आएंगे, जैसे ही उनको 100 के बारे में मतलब बुखार चढ़ जाएगा, वैसा वाला हाल हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी वजह से उनको लॉस ना हो, क्या किया जाए, तो इंपोर्टर्स तुरंत डॉलर्स की तरफ जाने लगते हैं और ये पैनिक क्रिएट होता है। और उसकी वजह से अगर मान लो 100 टच हुआ तो हो सकता है ये तुरंत गिरकर और 105 करीब आ जाए, क्योंकि पैनिक सिचुएशन में आप और बेचना चालू कर देगा और डॉलर को बाई करने लगोगे। और ये मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी फ्यूचर वाले मार्केट में, जो फॉरवर्ड मार्केट है ना, वहां पर $1 इक्वल्स टू रुपी 100 रुपी ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। जी हाँ, फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लीजिए स्पॉट मार्केट होता है। स्पॉट मार्केट मतलब अभी क्या प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से डीलिंग होती है, कि अभी $1 इक्वल्स टू 96 या 97 चल रहा है, तो वहां पर आपकी डीलिंग होगी। अब फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है, आप फ्यूचर में डिसाइड करते हो, बेटिंग करते हो एक प्रकार से, कि यहाँ पर फ्यूचर में 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल भर बाद मैं इस पर्टिकुलर प्राइस पर आपसे डॉलर बेचूंगा या खरीदूंगा। तो आपने पहले डील कर लिया कि मैं हाँ $1 के लिए आपको 100 रुपये दे दूंगा। मतलब फॉरवर्ड मार्केट में ऑलरेडी अगर आप देखोगे भारत के 1 ईयर फॉरवर्ड रुपी कॉन्ट्रैक्ट में ये 100 रुपये ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। और इसीलिए अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये कब टच करेगा, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड मार्केट में टच कर दिया तो ये होना ही होना है, लेकिन हाँ चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आरबीआई क्या कर सकती है। देखो आरबीआई कह रही है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं रुपी डिफेंड करने की, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे आरबीआई अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें से डॉलर बेचना स्टार्ट कर देगा। अभी क्या है, हमारा $600 बिलियन के आसपास रिजर्व है, रुपी को खरीदना स्टार्ट कर देगा। तो इससे होता क्या है कि डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी। अब किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ेगी, जैसे मान लो एप्पल, ऑरेंज, सप्लाई बढ़ेगी मतलब उसके प्राइस गिर जाएंगे। तो उसी हिसाब से आरबीआई भी कोशिश करती है कि डॉलर की सप्लाई बढ़ा दो मार्केट में, रुपी की थोड़ी सी शॉर्टेज कर लो, रुपी को खरीद लो। तो इसकी वजह से जो डेप्रिसिएशन हो रहा है वो थोड़ा सा धीमा हो जाएगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, आरबीआई कर पाएगी? देखो बहुत ज्यादा आरबीआई कर नहीं सकती है, क्योंकि फंडामेंटल्स अगर काफी कमजोर हैं। अगर रुपी जा रहा है 100 की तरफ, आरबीआई कितना भी कोशिश कर ले, अरे भाई आरबीआई के पास अगर $600 बिलियन का रिजर्व पड़ा है, फॉरेक्स रिजर्व, तो वो सारा इसी में थोड़ी खर्च कर देगी रुपी को डिफेंड करने में। अब उसको जाना है तो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाओगे। अल्टीमेटली आप समझिए कि 1991 में भी हमने काफ़ी सबक लिया था। 1991 में वही हुआ, ऑयल शॉक हुआ था गल्फ वॉर की वजह से, इंपोर्ट काफ़ी था, रिजर्व कम थे, फिस्कल स्ट्रेस हुआ, हमें अपना जो गोल्ड है वो गिरवी रखना पड़ा था, अब्रॉड भेजना पड़ा था। तो ये सारी यादें अभी भी काफ़ी ताज़ा हैं भारत के प्लानर्स में, इकोनॉमिस्ट में। और इसीलिए ऑल्दो आप ये नहीं कह सकते कि अभी की सिचुएशन वैसी है, क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा रिजर्व है। इसीलिए उस रिजर्व को प्रोटेक्ट करके रखना है जितना हम कर सकें, एकदम उसको खर्च नहीं कर देना है। और यहीं पर इसी की वजह से आरबीआई के लिए बहुत बड़ा डायलेमा आ जाता है, पॉलिसी डायलेमा। मतलब आप समझो क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंपोर्ट इन्फ्लेशन इसको कहा जाता है, कि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा, फूड ट्रांसपोर्ट इंक्रीज होगा, फैक्ट्री इनपुट कॉस्ट राइज होगा, कंज्यूमर्स को ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो पूरी इकोनॉमी इंपैक्ट करती है। तो आरबीआई को संभालना पड़ेगा। अब आरबीआई क्या कर सकती है, या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है या इंटरेस्ट रेट को नीचे रख सकती है। अब इंटरेस्ट रेट को अगर बढ़ाएगी तो इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल कर लेगी, लेकिन अगेन यहाँ पर होगा क्या कि गुड्स महंगे हो जाएंगे, इन्फ्लेशन थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, ग्रोथ कम हो जाएगी, तो ये हमारी इकोनॉमी सफ़र करेगी। अगर यहाँ पर रेपो रेट को नीचे करती है, इंटरेस्ट रेट को, तो इससे हमारा ग्रोथ तो अच्छा होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, लेकिन अगेन रुपी और कमजोर हो सकता है, इन्फ्लेशन और ज़्यादा खराब हो सकता है। और इसीलिए इसको कहा जाता है सेंट्रल बैंक की पॉलिसी डायलेमा, जो आरबीआई को फेस करनी पड़ी। अब देखते हैं अगले वाले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या डिसीजन लिया जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज़ समझिए, रुपी कमजोर होता है तो बहुत से लोगों के मन में एक और चीज आती है कि इससे कुछ लोगों को तो फायदा भी होगा। जैसे आईटी कंपनीज, भारत की जो आईटी फर्म्स हैं वो डॉलर में कमाती हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, और डॉलर यहाँ पर मजबूत होगा, मतलब उनको ज्यादा कमाई होगी एक प्रकार से। एक्सपोर्टर्स हो गए जो टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, जो भारत से गुड्स को बेचते हैं, रेमिटेंसेस जो आता है दुबई में, अमेरिका में जो लोग काम कर रहे हैं, तो वहां से वो डॉलर में भेज रहे हैं, तो इंडियन जो फैमिलीज हैं उनको काफी सारा पैसा मिल जाता है। लेकिन एक चीज समझिए, अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, नॉर्मल केस में तो चलो हाँ रुपी कमजोर होता तो यहाँ पर इनको फायदा होता, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है ना, ग्लोबली डिमांड ही ऑलरेडी स्लो चल रही है। अब आप आईटी कंपनीज का ले लो, एआई की वजह से बेचारों की वैसी हालत खराब है,
तो सिचुएशन ऑलरेडी इनकी खराब है, इससे कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि फिर रुपी स्टेबलाइज कैसे होगा। देखो अल्टीमेटली तो ऑयल प्राइस को थोड़ा सा करेक्ट होना पड़ेगा, ऑयल प्राइस को वापस से स्टेबलाइज होना पड़ेगा, तभी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जब तक ऑयल प्राइस बढ़ा रहेगा $100 के ऊपर, तब तक प्रॉब्लम चलती रहेगी। फिर सीज फायर लगे, जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चल रही है, ईरान वॉर, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा सा भरोसा हो भाई अब चलो ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पर अगर चीज़ें ठीक होंगी तो ऑयल के प्राइसेस अपने आप कूल डाउन हो जाएंगे। फिर आरबीआई और अच्छे से इंटरवीन कर पाएगा। यूएस रेट कट जो है वो अगर हो तो मे भी शायद कुछ और फायदा हो सकता है। अमेरिका में अगर इंटरेस्ट रेट कम हो, एक्सपोर्टर्स और जो रेमिटेंसेज हैं वो ज़्यादा हो, फॉरेन इन्वेस्टर्स वापस से भारत के अंदर आ जाएं। और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आप देख लीजिए, डॉलर और रुपी हमेशा, मतलब रुपी जो है हमेशा ही डेप्रिशिएट हुआ है। 1947 में ये 3 रुपये के आसपास था। 1991 में, क्योंकि अभी तक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चलता था, पहले हम उसको नहीं करते थे कम, लेकिन 1991 में हमने यहाँ पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पर चलेगा, इसीलिए 17, 45, 68, 75, 83 और 2026 में अभी 96, 97। देखते हैं 100 कब टच करेगा, क्या होने वाला है। बट आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी, यही मेरा मकसद था। यहाँ पर जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो हम बात कर रहे हैं करेंसी की, भारत की जो करेंसी है रुपया, तो पहली बार भारत में अगर आप देखोगे तो ये सिल्वर कॉइन में इसका नाम इस्तेमाल किया गया था। ये जो टर्म है ना रुपया हम जो बोलते हैं, तो ये पहली बार किस रूलर के द्वारा टर्म इस्तेमाल किया गया था, आपको बताना है। और उसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच आते हैं, 2027 हो 2028 हो, हर एक बैच में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू पूरी तैयारी कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेज देंगे, 1-to-1 मेंटरशिप। और भी अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, बैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल करिएगा 092400233293 एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।